नमस्कार। मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो हमारा भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। हम भी स्वस्थ नहीं हैं और इस चीज़ से आप अनभिज्ञ नहीं हैं कि 50% से ज़्यादा महिलाएं एनीमिक हैं, उनमें आयरन की कमी है और तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। और उसका एक मोटा कारण ये है कि जो अनाज की जो गुणवत्ता होनी चाहिए या जो होती थी वो आज नहीं है। और उसका कारण ये है कि मृदा स्वस्थ नहीं है, हमारी मृदा पौधे को वो सब पोषक तत्व उपलब्ध नहीं करवा पा रही है जो उसको चाहिए। आज हम लोग कहते हैं कि पौधे को 17 एसेंशियल पोषक तत्व चाहिए, लेकिन कभी आप बैठ के शांति से सोचना, आज हम 17 पोषक तत्व बता रहे हैं, कल कहेंगे 18 चाहिए, 19 चाहिए, 20 चाहिए। पौधे को क्या चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए और कौन सा न्यूट्रिएंट कैसे काम, किस न्यूट्रिएंट में सहायक है, कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस सूक्ष्म जीव को चाहिए और वो सूक्ष्म जीव कैसे पौधे की हेल्प करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम साइंटिस्टों के लिए मतलब सटीक तरीके से बताना मुश्किल होगा। जैसे जैसे साइंस एडवांस होती जाएगी वैसे वैसे हम लोग आपको बताते रहेंगे। पर एक ये बात तो क्लियर है कि खेती में, ज़मीनों में यदि कार्बनिक खाद हम नहीं डालेंगे तो लंबे टाइम तक हम खेती नहीं कर पाएंगे। हर सीधे से सीधे, भोले से भोले, कम पढ़े लिखे किसान के सबके बात ये एकदम से क्रिस्टल क्लियर है, ढंग से समझ में आती है कि यदि हमें खेती करनी है तो हमें खाद डालनी होगी। खाद डालने कैसे हैं कहाँ जी? खाद डालने का सबसे सस्ता और आसान तरीका, सब लोग कहते हैं गोबर की खाद डालो, कंपोस्ट डालो, लेकिन गोबर की खाद की जो अनुशंसा की जाती है जनरली 15 से लेके 30 टन प्रति हेक्टेयर की जाती है और इसका एवरेज 20-25 टन एक हेक्टेयर में आप खाद देते हो तो मैं समझता हूँ खेत में डालने करने का उसका लगभग 20,000 रुपये के आसपास खर्चा है प्रति हेक्टेयर। और 20,000 रुपये किसान के लिए खर्च कर देना एक हेक्टेयर में ऐसे ही खाद के ऊपर, गोबरी खाद पे, ये काफ़ी टफ है, बहुत टफ है, मैं पर्सनली ये मानता हूँ। तो क्या करें? ये फिर मैं कह रहा हूँ, ये सबके क्लियर है कि बिना खाद, बिना कार्बनिक पदार्थ ज़मीन में खेती नहीं की जा सकती है। तो इसका एक अच्छा विकल्प है हरी खाद। और मैं समझता हूँ कार्बनिक खाद या कार्बनिक ऑर्गेनिक मटेरियल ज़मीन में ऐड करने के लिए हरी खाद से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। मैंने खुद, मेरा रिसर्च पीएचडी का 2 साल मैंने हरी खादों पे किया है, तो मैं इसके फ़ायदे बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हरी खाद के क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे आप जानते होंगे मोटा मोटी, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ज़बरदस्ती बताऊंगा, क्योंकि जब तक बंदा फ़ायदा नहीं जानेगा तब तक उसको यूज़ नहीं करेगा। हरी खाद क्या होती है, कैसे बोना चाहिए, कैसे पलटना चाहिए, क्या आप लोगों की मिथ्या हो सकती है इसके बारे में, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। सबसे पहली बात आती है कि हरी खाद है क्या, ये भला क्या है। तो हरी खाद वो होती है कि किसी भी आप जनरली दलहनी फसल को लेते हो, किसी भी दलहनी फसल को आप उगाते हो अपने खेत में, और जब वो अपनी वानस्पतिक वृद्धि पूरी कर ले, यानी उसमें फूल वगैरह स्टार्ट होने लगे, उस टाइम 45-50 दिन की अवस्था में, खेत में नमी की अवस्था में आप उसको खेत में मिला देते हो और वो गल के आपके आगे की फसलों में वो पोषक तत्व रिलीज करती है और आगे की फसलों में वो उसका जो पोषक तत्व रिलीज करती है वो काम आता है, उसको हरी खाद कहते हैं। हरी खाद के फायदे क्या क्या हैं? हरी खाद यदि आप अपने खेत में करते हो तो इससे आपकी मृदा में कार्बनिक पदार्थ में बढ़ोतरी होती है, मृदा की संरचना ठीक होती है, मृदा में वायु संचार होता है क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थ आपने ऐड कर दिया है, मृदा का अपरदन रुकेगा क्योंकि पानी यदि आपके खेत में कार्बनिक पदार्थ अच्छे से होगा तो बारिश का पानी बहेगा नहीं, वो उसके अंदर, मिट्टी के अंदर जज़ब हो जाएगा, मिट्टी उसको अब्जॉर्ब कर लेगी क्योंकि कार्बनिक पदार्थ है तो उसमें केचुए ज़्यादा हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव ज़्यादा होंगे, ज़मीन आपकी पोली हो जाएगी तो आपका मिट्टी का कटाव नहीं होगा, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ेगी। एक तो हरी खाद से बढ़ेगी, दूसरा वो जो सूक्ष्म जीव उसकी वजह से डेवलप होगी उससे होगी, और पौधा जो आपका हरी खाद का जब आप उगाओगे तो ज़मीन की निचली सतह में पोषक तत्व हैं, तो हरी खाद का पौधा, सनई ढेंचा जो उगाओगे वो आपके निचली सतहों से पोषक तत्व एब्जॉर्ब करके लाएगा और उसको ज़मीन की ऊपरी सतह पे डाल देगा। इसके अलावा यदि आपकी ज़मीन का पीएच ज़्यादा है, वो लवणीय है, क्षारीय है, तो उसमें सुधार करता है, पीएच न्यूट्रल की तरफ ले जाता है।
और जब वायु संचार बढ़ता है, जमीन पोली होती है, तब आपका उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। और हरी खाद में जनरली दलहनी फसलों को लिया जाता है। तो दलहनी फसलें की जड़ों में गांठें होती हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। जो वातावरण में खुली जो नाइट्रोजन है, गैस है, गैसीय फॉर्म में, उसको नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधों को उपलब्ध होने वाली रूप में उसको चेंज करता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा हरी खादों का, कि हरी खाद जब आप ज़मीन में मिलाते हो तो कार्बनिक पदार्थ ऐड होता है और इससे लाभदायक सूक्ष्म जीव आपकी ज़मीन में बढ़ते हैं। और ये हमारे एक गलत फहमी हो गई है कि हम यूरिया डीएपी से खेती कर रहे हैं, जबकि खेती हो रही है सूक्ष्म जीवों से। हमारे मित्र सूक्ष्म जीव हैं, वो फसलों को उगाते हैं। इस पर भी कभी हम बात करेंगे। तो हरी खादों से वो लाभदायक सूक्ष्म जीव आपके खेत में बढ़ते हैं। आपके खेतों में निमेटोड की समस्या तो उसको कम करते हैं। रोग पैदा करने वाले रोग कारक हैं, उनकी संख्या भी हरी खादों से कम होती है, क्योंकि हरी खादों से आपके जो पॉजिटिव, जो आपके लिए बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, वो बढ़ते हैं। जो आपके रोग पैदा करने वाले हैं उनमें कमी आती है। इसके अलावा आपके खरपतवारों की संख्या कम होती है। उसके कई वजह हैं। जैसे आपने हरी खाद बो दी तो उस सीजन में खरपतवार उगेंगे नहीं, तो उनका बीजों को उगने के लिए सही वातावरण नहीं मिला, तो वो वैसे कुछ सीड तो वैसे खत्म हो जाएंगे। दूसरा, कुछ उगेंगे तो उगने के बाद में वो बढ़ नहीं पाएंगे, वैसे खत्म हो जाएंगे। तीसरा, हरी खाद कुछ ऐसे एंजाइम्स सीक्रेट करती हैं जिनसे ये इनका जो बीज है वो अंदर खराब होता है। तो इस तरीके से खरपतवारों की समस्या भी इससे कम होती है। इसके अलावा जैसे आप मान लो कच्ची गोबरी खाद डालते हो तो उससे तो खरपतवारों की संख्या बढ़ती है, लेकिन इससे हरी खादों से खरपतवारों की संख्या कम होती है। यदि हम हरी खादों का फायदा सिर्फ पोषक तत्वों के कंसर्न में देखते हैं तो 1 हेक्टेयर में सनई या ढेंचा की हरी खाद आप करते हो तो लगभग 125 किलो नाइट्रोजन, लगभग 15 किलो फॉस्फोरस, लगभग 100 से 125 किलो पोटास वो जमीन के अंदर छोड़ देती हैं। इसके अलावा सभी सूक्ष्म पोषक तत्व है और जो सेकेंडरी पोषक तत्व है वो भी वो जमीन के अंदर छोड़ती हैं। यदि मैं किसान की भाषा में कहूँ तो 1 हेक्टेयर एरिया में आप हरी खाद करते हो तो करीब 5-6 कट्टे यूरिया के, करीब 1 कट्टा डीएपी का और करीब 4 कट्टे आपके पोटास के 1 हेक्टेयर एरिया में हरी खादें जमीन के अंदर छोड़ देती हैं। इसके अलावा जो द्वितीयक पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो भी जमीनों में ऐड करती हैं। और इसके सब इन पोषक तत्वों और इन सब से ऊपर के फायदे ये हैं कि ये कुछ ऐसे हैं एंजाइम्स, उनकी वजह से कुछ हार्मोन, ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन, जो आजकल अपन मार्केट में ये फलाने नाम दिकड़े नाम से लेके खरीद रहे हैं बोतलों में, वो लेने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें समझ में आ गया कि हरी खाद क्या होती है, हरी खाद के फायदे क्या हैं। तो अब बात आती है हरी खाद में कौन सी फसलों को लिया जाता है। तो हरी खाद में मैं जैसा कि मैंने बताया जनरली दलहनी फसलों को लिया जाता है। दलहनी फसलों में भी सबसे बेस्ट माना जाता है ढेंचा को और उसके बाद में माना जाता है सनी को। ढेंचा को सस्बेनिया भी कहते हैं, ढाडून भी कहते हैं कुछ लोग सनबीजा भी कहते हैं, और सनी आपकी हो गई है। इन दोनों को ही क्यों लिया जाता है मुख्य तौर पे? इसलिए लिया जाता है कि इनमें इनको जब आप जमीन पर उगाते हो और जब मिला देते हो तो सबसे ज़्यादा बायोमास, सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ इन्हीं में आता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और बहुत तेज़ी से एक हाइट ले लेती हैं। ये सड़ती गलती ज़्यादा हैं क्योंकि इनके तने में यदि आप 45-50 दिन पे मिला देते हो तो रेशा कम पड़ता है। इनमें पत्तियां ज़्यादा हैं, फोलिएज ज़्यादा है, दूसरे खरपतवारों को ये पनपने नहीं देती हैं, तेज़ी से बढ़ती हैं, लवणीय क्षारीय मृदाओं में भी हो जाती हैं, ज़्यादा पानी भरता वहाँ भी हो जाती हैं। इसलिए सबसे बेस्ट सनई और ढेंचा को माना जाता है। यदि आप 1 हेक्टेयर एरिया में सनई और ढेंचा पलट देते हो तो लगभग 25 से 30 टन कार्बनिक पदार्थ आपको 1 हेक्टेयर के अंदर मिलता है। इसके अलावा दलहनी फसलें जैसे आप मूंग ले सकते हो, आप उड़द ले सकते हो, लोबिया बहुत अच्छा है, लोबिया ले सकते हो, आप गंवार ले सकते हो, आप कई बार तिल के भी कुछ लोग उसको भी एडवोकेट करते हैं, तिल भी ठीक है। लेकिन इसमें 2 फिलोसॉफी है। सिंपल तरीके से जाओ साइंटिफिक बातों पे तो आप सनई या ढेंचा ही लो, मैं कहूँगा ढेंचा ले लो इन दोनों पे। लेकिन एक फिलोसॉफी और है और वो थोड़ा साइंस के कई बार थोड़ा आपको बाहर जाती हुई दिखेगी। वो फिलोसॉफी ये है
कि सनई ढेंचा तो लो आप मैन में, लेकिन उनके साथ में मिक्स में यदि आपके वहाँ जो होती हैं फसलें उनके बीज मिला के भी फेंकोगे तो वो भी बेस्ट है। जैसे आप वेस्टर्न राजस्थान से हो, आपके बालू मिट्टी है, वहाँ आपके गंवार होता है, मूंग होता है, लोबिया होती है, तो आप उसका बीज भी उसमें मिक्स करोगे तो बढ़िया है। ये हरी खादें हैं, ये सिर्फ कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन दे देंगी, भूमि की संरचना सुधार देंगी, यहाँ तक इनके फायदे नहीं है। ये भी कहा जाता है, जो लोग नेचुरल फार्मिंग में बिलीव करते हैं वो ये भी कहते हैं कि आप किसी हरी खाद वाली फसल को उगाते हो तो उसकी जड़ों की वजह से जो वो सेकेंडरी एक्जुडेट्स निकालती है, उसकी जड़ों की वजह से, उनकी वजह से जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो बढ़ते हैं। अब आप मान लो आपके वेस्टर्न राजस्थान में है, आप मूंग उड़द या आपके वहाँ मूंग लोबिया या गंवार का बीज उसमें डालते हो, तो गंवार मूंग लोबिया का बीज की जड़ की वजह से वहाँ वैसे उसके साथी या उसका जो आगे के सीजन में कभी आप मूंग उड़द लोबिया लगाओगे तो उसको मतलब सहारा देने के लिए जो माइक्रोब्स होंगे वो वहाँ उस हरी खाद की वजह से डेवलप होंगे। तो इसलिए मिक्स्ड सीड का भी इसमें कॉन्सेप्ट है। नेचुरल फार्मिंग में जो बिलीव रखते हैं लोग वो इसमें जैसे सनी ढेंचा आपका मेन कंपोनेंट ले लिया और इसके साथ में आप गंवार लोबिया मूंग उड़द इनको भी आप मिक्स कर सकते हो। कई लोग तो बाजरा यदि जहाँ होता है वो बाजरा के सीड को भी मिक्स करने के लिए रिकमेंड करते हैं, मक्का जहाँ होती है मक्का के बीज को भी उसके अंदर मिक्स करने के लिए रिकमेंड करती है। पर मोटा मोटी ये मानो कि आप सनी और ढेंचा ज़्यादा बेहतर है, इनको आप हरी खाद के लिए ले सकते हो। हरी खाद को कैसे लगाएं? सिंपल है। सबसे बेस्ट तरीका हरी खाद को लगाने का होता है कि जब आपकी रबी फसलें गेहूं, चना, आपका सरसों ये कट जाएं, उसके बाद में यानी आपके जैसे मार्च लास्ट में कट जाए तो अप्रैल महीने में आप पलेवा करके हरी खाद को लगा सकते हो। सनी और ढेंचा का आप लगभग 50 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेके बुआई कर सकते हो। बुआई कैसे करें? सिंपल तरीका हो सकता है, आप छींटा मार सकते हो, लेकिन उससे बेहतर होगा कि आप लगभग 22.5 सेंटीमीटर स्पेसिंग पे, जितनी स्पेसिंग पे आप गेहूं बोते हो 9 टाइम की सीड ड्रिल वाल से आप गेहूं की बुआई करते हो, वैसे ही आप सनई की बुआई कर सकते हो। 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग पे यानी 1 फीट स्पेसिंग पे भी आप जा सकते हो। मैं लाइन में सोइंग के लिए इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपके इक्वल प्लांट पॉपुलेशन रहे। आप फेंक दोगे तो भी कोई बुराई नहीं है। और इसके समय क्या और डालें? खाद डालने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, किसी भी टाइप की खाद डालने की, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए आप 2 बैग DAP के 1 हेक्टेयर एरिया में सनई और ढेंचा के साथ में बुआई के समय दे सकते हो। उससे आपको फ़ायदा ही होगा, उससे उनकी अच्छी पैदावार होगी। लेकिन आप नहीं दोगे तो भी कोई बुराई नहीं है। और फिर लगाने के बाद में आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। लगाने के बाद में आप सिर्फ इसको पानी लगाना है। पानी कितना लगाएं तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है। तो यदि मैं कहूँगा कि उसमें आपको अच्छी मॉइस्चर बना के रखनी चाहिए खेत में, ताकि वो तेज़ी से पैदावार करे और उसके पौधे में रेशा नहीं बने, अच्छी उसमें नमी बना के रखे। और जब आपकी सनई ढेंचा की फसल 45 से 50 दिन की हो जाएगी, तब उसमें कुछ कुछ पौधों में फूल आना स्टार्ट होगा, उस टाइम आपको मिला देना चाहिए। कुछ लोग आपको कहेंगे 40 दिन पे मिलाओ, कुछ कहेगा 45 में, 50 पर, 55 पर, लेकिन ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी फसल की क्या अवस्था है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप ये याद रखें कि आपकी सनई या ढेंचा या लोबिया, मूंग, गंवार, इनकी फसल अपनी वानस्पतिक वृद्धि पूरी कर ले, यानी जो जितना उसको बढ़वार करना हो वो पूरी बढ़वार कर ले। और जब वो अपनी रिप्रोडक्टिव यानी कि फूल फ्लावर वाली अवस्था में आना स्टार्ट हो, उससे पहले उसको आप मिला दो, ताकि उसकी एनर्जी जो पूरी है, पोषक तत्व पूरे हैं, वो उसके तने में, उसकी पत्तियों में हो, उसको हम मिला सके। यदि हम किसी वजह से यदि लेट हो जाएंगे तो उसके तने के अंदर रेशे की मात्रा बढ़ जाएगी। इसकी वजह से वो देरी से वो सड़ेगा, गलेगा, क्योंकि लेट स्टेज में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और लिग्निन की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो धीरे से गल पाते हैं। लेकिन यदि आप 40, 45, 50 दिन के आसपास जब पूरी वो बढ़वार कर ले,
जब वो सकुलेंट हो, रसदार उसका तना हो, उस टाइम आप उसको मिला दोगे खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से, तो वो आपके 7-10 दिन बाद में आप दूसरी फसल ले सकते हो। 7-10 दिन बाद में आगे कोई भी दूसरी फसल लोगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जहाँ तक इसके बीज उपलब्धता की बात है तो हरी खादों का बीज कुछ किसान लोगों से आप ले सकते हो, आपके आसपास दुकानों पे आप ट्राई कर सकते हो, केवीकेज में आप ट्राई कर सकते हो। और मेरा उन सभी किसान भाइयों से निवेदन है जो लोग हरी खाद का बीज रखते हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने नंबर छोड़ दें, जिसको चाहिए वो भी अपने नंबर छोड़ दें ताकि आप आपस में बातें करके इसका बीज ले सकते हो। और प्लीज़ मेरे कहने से आप लोग मुझे बहुत मेरे पे बिलीव करते हो, मेरे काफ़ी वीडियो देखते हो आपके, मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे कहने से यदि आपके पास पानी की उपलब्धता है तो और थोड़ी बहुत फेंसिंग का है आपके जुगाड़, तो प्लीज़ आप गर्मियों में हरी खाद ज़रूर करें। इस चीज़ का प्रचार हम जैसे लोगों के अलावा कोई भी नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें कोई किसी के फ़ायदा नहीं हो रहा, डायरेक्ट किसी की जेब में, किसी कंपनी की जेब में पैसा नहीं जाने वाला, इसलिए इसका कोई ज़्यादा प्रचार नहीं करेगा। लेकिन प्लीज़ आप इसको करें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। किसान इसलिए नहीं करता है कि इसको डायरेक्ट फ़ायदा इसमें नहीं दिखता है, डायरेक्ट फ़ायदा नहीं दिखता है। लेकिन जब आप गर्मियों में हरी खाद करेंगे और नेक्स्ट सीजन की जो आपकी फसल होगी तब आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसलिए जो किसान करते हैं वो हमेशा इसकी खेती करते हैं क्योंकि उनको इसके फ़ायदे का पता है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी। आपकी इससे संबंधित और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।